बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे दिनेश जी। सही कह रहे हो, बल्कि वो G20 में तो बहुत लफड़ा हो गया, दिल्ली का सौंदर्यकरण के चक्कर में वो पता लग रहा शिवलिंग बनवा दिए, वो भी किसने बनवाए, आम आदमी पार्टी ने बनवाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर वीरेंद्र सक्सेना ने बनवा दिए। वो अपने आप को ज्यादा बड़ा हिंदू भक्त और मोदी भक्त साबित करना चाहता था। अब उसने उसके फवारे बनवा दिए, वो उसकी फोटोग्राफ और वीडियो आ गए। अब उसके ये पहले तो बोले देखो मैं कितना हिंदू भक्त हूं, मैंने शिवलिंग के आकार के मैंने फवारे बनाए हैं, तो देखो कितना हिंदू प्रेमी हूं। लेकिन क्या है, मूर्खता होती है ना हर एक आदमी से, सियाना कौवा कहाँ गिरता है आपको तो पता ही है। मूर्खता ये हो गई कि जो फवारों के अंदर, फाउंटेन के अंदर जो पानी चलता है, गार्डनिंग में जो पानी डाला जाता है, वो सीवेज का रिसाइकल्ड वाटर होता है, वो सीवेज का रिसाइकल्ड वाटर होता है। और जैसे ही वहां के हिंदू संगठनों को पता लगा कि भाई ये तो हम तो उसके ऊपर दूध और साफ पानी चढ़ाते, पुष्प चढ़ाते शिवलिंग के ऊपर, और यहाँ तो शिवलिंग के ऊपर सीवेज वाटर चल रहा है, उसके ऊपर लगातार धनाधन। तो उसके बाद पहले जो बीजेपी बोल रही थी केंद्र सरकार की, पहले तो इसके ऊपर FIR की जाए, गिरफ्तार किया जाए, जिसने भी आम आदमी पार्टी का किया, मिनिस्टर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, हिंदू भावनाएं आहत हुई। लेकिन पता लगा कि करने वाला तो वीरेंद्र सक्सेना, VK सक्सेना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर फिर बाद में पीछे हट गए और वो FIR की बात ही पीछे हो गई, क्योंकि भक्त आदमी था। लेकिन डैमेज तो हो गया सारा का सारा उसके बाद में, कि अब शिवलिंग के ऊपर से पानी निकल रहा है, सीवेज वाटर है, सब भले ही क्लीन किया है लेकिन है तो सीवेज वाटर। तो मूर्खता तो ऐसी करते हैं सर। तो ये कर रहे हैं सर गिरीश भाई, और कभी कभी अपना ही किया हुआ ना अपने सिर पे आ पड़ता है, बाद में आपको बचने का कोई रास्ता मिलता नहीं है। आज तो लगता है बिलाल साहब जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, विवेक भाई आपके पास ही आ रहा हूँ, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। नहीं उसकी मैं आप सवाल बाद में पूछना, मैं इस सिलसिले में एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आपको दूंगा। देखिए ऐसा है, ये स्वामीनारायण टेम्पल वाला जो लफड़ा है उसमें ये हो रहा है कि वो हनुमान जी जो है वो स्वामीनारायण के पैरों के पास हनुमान जी बैठे हैं, इसके ऊपर आपत्ति जताई है। कोई एक व्यक्ति है उसने मूर्ति तोड़ दी और अब ये सनातन धर्म के खिलाफ है वगैरह, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अभी यही लोग है, हाँ ये देखिए एक चित्र आया था 3-4 साल पहले की बात है, एक मानचित्र जिसको कहते हैं, इस तरह का एक चित्र आया था जो हर जगह सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा था, और ये बीजेपी वाले और RSS वाले धड़ल्ले से वो चित्र को डिस्प्ले कर रहे थे। चित्र क्या था कि वहां बैकग्राउंड में राम मंदिर बना हुआ नया राम मंदिर है, और इधर से मोदी जी जो है वो उंगली पकड़कर राम लल्ला को ले जा रहे हैं मंदिर की तरफ। आपको याद है वो? जी 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 भगवान राम, हाँ तो क्या ये भगवान राम का अपमान नहीं है? मोदी कौन है, भगवान राम से बड़े हैं, वो उंगली पकड़कर राम को ले जाएंगे मंदिर में। तब इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। ये इतने नालायक है, नालायक ये एक शब्द है। तब तो बहुत बड़ा, ये तो बहुत ज्यादा हाईली ऑब्जेक्शनेबल बात है कि मोदी जी अपने आप को भगवान राम से बड़ा मानते हैं, और ये जो मूर्ख उनके समर्थक है वो उस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाते और स्वामीनारायण टेम्पल पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। यानी इनकी मूर्खता का तो कोई उनकी परिसीमा ही नहीं है। सही बात है। तो मैं अभी अपने लास्ट आपके साथ प्रश्न पे आता हूं कि कांग्रेस को और विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को, ये मुद्दा जोर शोर से उठाना चाहिए कि मोदी को जो भ्रष्टाचार है वो सबसे बड़ा है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा सिर्फ एक मुखौटा मात्र है। इन एक्चुअलिटी दिस गवर्नमेंट इज सो करप्ट कि कोई इनके 10 लाख करोड़ के जो इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर का फंडिंग दिया ना, कि मैंने 10 लाख करोड़ का पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, क्योंकि मिनिमम 10% कट 1 लाख करोड़ आएगा उसमें से सर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना पैसा आप बढ़ाओगे फंडिंग का, उतना ज्यादा कट आपके पास आएगा, और वो कट आता है इनके पास। जिस शानो शौकत के साथ, जिस लविशनेस के साथ ये चुनाव की रैलियां करते हैं, और जितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनके एयर कंडीशनड अब बीजेपी के दफ्तर बने हुए हैं, आप उनकी लेविशनेस का अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये किस लेवल तक पहुंच गए हैं। मतलब अरबों खरबों रुपए अब इनके पास है, इन्हें पैसे की चिंता नहीं है। लेकिन समस्या सारी है कि ये पूरे हिंदुस्तान को उस पैसे से खरीद लेना चाहते हैं। बस इनकी एक ही फिक्र है कि जनता बिकने को तैयार नहीं है। सारी मुसीबत है कि चंद लोगों को छोड़ के ये जनता बिकने को तैयार नहीं है। तभी तो वेदांता 4 साल में 4000 करोड़ दे देता है सर। एप्लीकेशन के नीचे नोट लगे होते हैं ना, कभी गवर्नमेंट दफ्तर में जाते हैं, सर वो नीचे है सर, वो लगा दिया है मैंने सर। अच्छा वजन लगाया क्या? तो ये वजन लगा के एप्लीकेशन भेजी सर। विवेक जी। दिनेश जी, ऐसा है कि जहाँ तक करप्शन का सवाल है, इन्होंने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। मतलब बाहर से तो आपको नहीं दिखेगा,
लेकिन अंदर से जैसा वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, लॉबिंग के थ्रू होता है करप्शन। लेकिन वहाँ पर करप्शन होता है, लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट भी होती है, और ऐसा ऐसा नहीं होता है जो अपने यहाँ होता है वो। तो और इतने इतने बड़े पैमाने पे, और बिल्कुल ऊपरी स्तर से निचले स्तर तक सब लोग मिल बांट कर खा रहे हैं। ये तो खास हिंदुस्तानी मॉडल है। ये दुनिया में और कहीं इतने धड़ल्ले से होता होगा ऐसा मुझे लगता नहीं। इतनी आम सी बात है, मतलब करप्शन ये इज अ वे ऑफ लाइफ हमारे यहाँ। तो ये कोई इससे ये कोई दूध के धुले हुए नहीं है। और ये इन्होंने जो इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ? डिमोनेटाइजेशन में ये हुआ कि लोगों ने सारे अपने ब्लैक मनी व्हाइट करवा लिए। और आपने क्या कहा था कि भाई ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए पूरा पूरा पैसा बैंक में वापस आया, उसका हिसाब कौन देगा? कैसे आया? फिर वो जो ब्लैक मनी कहाँ गया? वो ब्लैक मनी व्हाइट कैसे हुआ? तब उनको जब बोला गया था कि लोग इस तरह से अपने पैसे जमा कर रहे हैं कि वो समझ में ना आए। मतलब इन्होंने 2.5 लाख का एक अपर लिमिट रख दिया था कि 2.5 लाख के ऊपर आप ज़्यादा करोगे तो आपकी इंक्वायरी होगी। तो जिनके पास 2.5 लाख से ज़्यादा पैसे थे, मान लो किसी के पास 10 लाख रुपए होंगे, और 2.5 लाख रुपए अलग अलग लोगों को बांट के उसने उनकी डिपॉजिट करवा दिए, उनके अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए, और उसमें से छूट गया। और जब इस तरह की बात बताई गई कि इस तरह के लोग टैक्टिक एम्प्लॉय कर रहे हैं, तो ये कहने लगे कि सबकी इंक्वायरी होगी, किसने कहा डिपॉजिट किया। इनके पास क्या है, इतना मैन पावर है और इंफ्रास्ट्रक्चर है कि किसने कहाँ पैसा जमा किए इंक्वायरी करेंगे। भाई जितनी केसेस ये लेकर आ रहे हैं पॉलिटिशियंस की इधर उधर की, एक भी केस में तो लॉजिकल एंड पर नहीं जा रहे। तो वो इतने बड़ी तादाद में लोगों ने जो अपने पैसे वाइट किए, उसका क्या हुआ? और वो वाइट करने के लिए ऐसा माना जाता है कि इनके भी बहुत लोगों ने मदद की। 20% का कमीशन लेके इनके बड़े बड़े नेताओं ने वो सब करवा दिया, ऐसा भी एलिगेशन है। तो क्या हो गया है उस इंक्वायरी का? तो ये डिमोनेटाइजेशन ये सबसे बड़ा स्कैम था। राफेल में तो हमने देखा ही है, ये मानते नहीं, बात अलग है, वो तो स्कैम है ही। आपने क्यों सील्ड कवर में, अगर उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी, नेशनल सिक्योरिटी का क्या संबंध है प्राइसिंग के साथ? अरे कौन कहता है कि आप अगर कोई 200 करोड़ की चीज है तो कौन आपको कहेगा कि नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज करो, लेकिन 50 करोड़ में देता हूँ तो लो, नहीं तो मत लो? ऐसा कोई कहेगा आपको? आप बताइए, खुलकर बताइए ट्रांसपेरेंसी के साथ कि इतनी कीमत है, क्या है उसमें छुपाने वाली बात? तो ये सब ढोंग है। और ये करप्शन तो इनके, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप रिलीजन बेस्ड या फिर हिंदू राष्ट्र वगैरह जैसी आप जब कोई प्रोजेक्ट हाथ में लोगे, तो वो बिकॉज इट इज एन अननेचुरल प्रोजेक्ट, वो कभी लोग, मतलब आप बहुत पूरा का पूरा समाज मोबिलाइज करके उसको अचीव नहीं कर सकते। इसलिए आपको वो इनऑर्गेनिक तरीके से, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड तरीके से उस प्रोजेक्ट को उसके लॉजिकल एंड तक ले जाना है। इसलिए उसके लिए आपको करप्शन करना जरूरी है, उसमें अंतर्निहित है। हिंदू राष्ट्र के प्रोजेक्ट में करप्शन अंतर्निहित है, उसके बगैर वो हो नहीं सकता। आप जो उदाहरण दे रहे हैं कि आप देखिए बीजेपी के ऑफिसेस और आरएसएस के ऑफिसेस, प्रॉब्लम उधर नहीं है, प्रॉब्लम अपोजिशन में है। ये क्या कर रहे हैं? मैं तो कहता हूं कि सोशल मीडिया पे इसका एक बहुत बड़ा कैंपेन होना चाहिए कि हर रोज, हाँ, बीजेपी के जहां पर भी ऑफिसेस 5 स्टार बने हैं और आरएसएस के ऑफिसेस 5 स्टार बने हैं, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे छापी जाए और कीमतों के साथ। और उसका जो मतलब बिफोर एंड आफ्टर वाला जो एक कंपैरिजन वाले फोटोग्राफर रहते हैं ना, बहुत मोटा सा व्यक्ति जो है वो दुबला पतला दिखाते हैं, उसका उल्टा, ये दुबला पतला व्यक्ति कैसा मोटा हो गया ऐसा दिखाना पड़ेगा। मतलब इनका पहले का ऑफिस का फोटो और आज के ऑफिस का फोटो, ऐसा एक, इनको अकल नहीं है जो अपोजिशन वाले हैं, इनको कैंपेन, इनको कैसे कैंपेन करना है इसकी अकल नहीं है। भाई जब मोदी जी कहते हैं कि ये जो 200 रुपए सिलेंडर की कीमत कम करवाई है, ये मोदी जी की तरफ से गिफ्ट है, तो उसके खिलाफ तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। गिफ्ट यानी मोदी जी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? गिफ्ट ये शब्द का इस्तेमाल हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। यानी जब आपने कीमतें बढ़ाई थी तो क्या आप एक्सटॉर्शन कर रहे थे? आज गिफ्ट दे रहे हैं, उस समय क्या एक्सटॉर्शन कर रहे थे? तो इस तरह से हर चीज पे इनको लताड़ना, हर बात में इनको लताड़ना और इनको मजबूर करना कि वो इस बात का जवाब दे, ये होना चाहिए कैंपेन। तब जाके आप भी प्रोपेगेंडा और इस तरह की जो पब्लिसिटी में जो माहिर लोग हैं, उनका अगर मुकाबला करना है तो आपको काउंटर प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा। ये करते हैं क्या?
भाई मैं तो कहता हूँ कि आप सवाल पूछिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए, आप कितने पिछले 10 साल में आरएसएस के कितने नए ऑफिसेस बने हैं और उनकी कीमत कितनी है, बीजेपी के कितने नए ऑफिसेस बने हैं, वो कितनी लागत से बने हैं, इसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए, या फिर आप पब्लिक रैलीज में ये बात बताइए, फोटो दिखाइए, ये है इनके 5 स्टार ऑफिस जो 2014 से पहले 2 रूम में ऑपरेट करते थे, आज ये एक 10,000 स्क्वायर फीट के एरिया में इनका चकाचौंध करने वाला ऑफिस है। आप बताइए दुनिया को, तब जाके एक्सपोज होंगे। ये कोई कर नहीं रहा, ये अपोजिशन वाले कुछ नहीं कर रहे। तो ठीक है, अभी आपने इंडिया अलायंस बनाया वगैरह, लेकिन इनको जिस तरह से ठोकने की जरूरत है वो तरीका ही आपको पता नहीं है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का मुद्दा आप लोगों को समझाइए कि भाई ये डोनेशन कहाँ से आता है, बताने के लिए तैयार नहीं। इनको कितना डोनेशन, ये सिर्फ न्यूज़पेपर में छपते हैं, टीवी डिबेट्स में बात होती है, आम पब्लिक को कुछ पता ही नहीं है कि ये लोग किस तरह से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, किस तरह से पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और इलेक्शन कैंपेन में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड, आप जाइए जनता में जाइए, इलेक्ट्रल बॉन्ड पूछिए किसको क्या पता है, तो ये जनता तक कौन पहुंचाएगा? ये तो इन्होंने पहुंचाना चाहिए, करते क्या है ये? तो कैंपेन में ये अभी भी बहुत पीछे, कैंपेन से ही बीजेपी को परास्त किया है, माहौल बनाना पड़ेगा आपको, तब जाकर ये सब। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और दर्शक मित्रों, आप हमारी छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर यूपीआई अकाउंट नंबर और साथ में बैंक अकाउंट नंबर दिया है। आपकी छोटी छोटी मदद जो है पत्रकारिता को जीवित रखने में मदद करेगी, ताकि आप तक अच्छी स्टोरीज पहुंच सकें, अच्छे रिसर्च मटेरियल्स पहुंच सकें, अच्छी डिबेट्स आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया आप सबका। विवेक जी और गिरीश भाई, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं इस डिबेट के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शक मित्रों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।